हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरा जरूर देखें। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ ललन टॉप प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने 13 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो रूस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रूस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। जबकि रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो व्लादिमीर पुतिन बने हैं। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो ये 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगर बात करें कि रूस का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ड्यूमा कहते हैं। ये हमारे साथ है मिखाइल मिशुस्टिन और ये हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, दोनों कहाँ के हैं, रूस के हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि हंगरी के पीएम कौन बने हैं, तो हंगरी के पीएम बने हैं तमस सुलियोक। बांग्लादेश की पीएम कौन बनी है, शेख हसीना, और ये भी 5वीं बार जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। पाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं, तो शहबाज शरीफ बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 3 मई को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है आ प्रेस फॉर द प्लैनेट, इसकी थीम रखी गई है। कामिकेज ड्रोन का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह गोवा में प्रारंभ हुआ है। इसके साथ साथ गोवा में एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसका नाम है साओ जोजो आओ। यह भी कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहन बोपन्ना बने हैं। इन्होंने अभी हाल ही में सबसे उम्रदराज होने के साथ साथ ग्रैंड स्लैम ओपन का खिताब भी जीता है, जो कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो यह मथुरा का प्रोडक्ट है। अगर बात करें जीआई टैग कब लागू हुआ था, तो 2003 में लागू हुआ था। और पहली बार कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। और किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। और जीआई एक्ट कब आया था, तो जीआई एक्ट आया था 1999 में। लागू कब हुआ था, 2003 में। पहली बार कब दिया गया, 2004 में। और पहली बार किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, पश्चिम बंगाल को। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है, तो अगर पुरुष वर्ग में देखा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह हैं, जबकि महिला वर्ग में देखा जाए तो सलीमा टेटे हैं। और सलीमा टेटे का संबंध है झारखंड से। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमेथ कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मैमेथ प्रारंभ हुआ है आइसलैंड में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैमथ के बारे में व्याख्या देखें तो मैमथ जो है क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। इसका प्रारंभ या इसका शुरुआत कहाँ किया गया है, तो इसकी शुरुआत की गई है आइसलैंड में। और इसका कार्य क्या है, तो मैमथ का कार्य है वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे भूमिगत यानी उसे ज़मीन के अंदर डाल देना है। और अगर बात करें मैमथ को किस कंपनी ने बनाया है, तो क्लाइम वर्क्स कंपनी ने बनाया है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है, मैमथ की स्थापना हुई है आइसलैंड में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। ये आप देख सकते हैं, ये मैमथ है और कहाँ पे स्थापित है, तो यह आइसलैंड में स्थापित है। नेक्स्ट है, हुइटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। पहली बार इन्हें यह अवार्ड दिया गया था 2017 में। इस बार इन्हें दूसरी बार मिला है 2024 में हुइटली गोल्ड अवार्ड। इसे जो है ग्रीन अवार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल एबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मिशेल टेलाग्रैंड जी को दिया गया है। जबकि आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो यह पाबुलूरी सुब्बाराव जी को दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड हमारा गोल्डमैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 दिया गया है आलोक शुक्ला जी को। और ये कहाँ के हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। हाल ही में एक लॉन्च भारत की पहली
हाल ही में अभी लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली AI आधारित फिल्म है इराह। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करी है? तो नियो पे कहाँ का है? तो यह UAE का है। इसी के साथ जो है भारत का फ़ोनपे UPI सेवा भुगतान के लिए समझौता किया है नियो पे के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू है। इन्हें टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो महिला वर्ग में या पुरुष वर्ग में, दोनों में बात करें तो कौन जीता है खो खो चैंपियनशिप 56वीं क्रम का? तो यह जीता है महाराष्ट्र ने। तीसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? जब हम अपने देश से किसी चीज़ को या किसी वस्तु को जो है किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। और अगर हम किसी बाहरी देश से जो है अपने देश में कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयात। ठीक है, तो निया मतलब निर्यात किया, आयात किया, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो है 23-24 में सबसे ज़्यादा निर्यात हमने किस देश को किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UAE को। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर 2023-24 में निर्यात यानी एक्सपोर्ट का आंकड़ा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक निर्यात किस देश को किए हैं? UAE को किया है। और कितना किया है? तो 35.6 अरब डॉलर का निर्यात अकेले UAE को किया है। जबकि 2023-24 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है? तो 778 बिलियन डॉलर रहा है। इसमें से 35.6 अरब डॉलर का निर्यात अकेले किसके साथ भारत ने किया है? UAE के साथ, जो कि सबसे बड़ा डाटा UAE के साथ शेयर किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री के साथ किया गया है? UAE के साथ किया गया है। अभी जो है बाढ़ जो है कहाँ पर आई है और बाढ़ के आने का क्या कारण है? कृत्रिम वर्षा के कारण जो है अभी हाल ही में UAE में बाढ़ आया था। ठीक है, और कृत्रिम वर्षा जो है किससे कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी COP28 का आयोजन 2024 में किया गया था UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चीन में, चीन के शहर संघाई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है भारत ने कुल 8 पदक जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल था। अगर वही बात करें कि महिला वर्ग में संघाई तीरंदाजी विश्व कप में अगर बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में या महिलाओं में या मिक्स में, पहली बार जो है गोल्ड मेडल किसने जीता है संघाई तीरंदाजी में? तो ज्योति वेन्नम ने जीता है। हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया है सेबी ने। इसका अनावरण करने का उद्देश्य क्या है? निवेशकों की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए स्कोर्स 2.0 का अनावरण सेबी ने किया है। एक और पोर्टल की शुरुआत सेबी ने करी है जिसका नाम है सारथी पोर्टल। तो स्कोर्स और सारथी दोनों याद रखना है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को किया है। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? तो 2024 में G2G समझौते का संबंध है भारत और इजराइल के बीच। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, यह कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह मेघालय में प्रारंभ होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शक्ति 2024 यह कैसा अभ्यास है? तो यह एक सैन्य अभ्यास है। यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होता है। इस बार इसका 7वां क्रम है और यह हर दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हर दूसरे वर्ष में शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। और इस बार 7वें क्रम का आयोजन कहाँ पे होगा? उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच और बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे वरुण अभ्यास, यह किसके बीच में होता है? तो फ्रांस और भारत के बीच में होता है। तो भारत की इसमें फ्रांस की नेवी और भारत की नेवी भाग लेती है और इस अभ्यास का नाम है वरुण अभ्यास। जबकि एयरफोर्स का अभ्यास है गरुड़ अभ्यास। यह जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। असम राइफल्स का अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? असम राइफल्स का मुख्यालय है मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में है। तो शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उमरोई मेघालय में किया गया है।
हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में खोजा गया है और इस ब्लू होल का नाम रखा गया है तामजा ब्लू होल, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर चौथा वार्ता शुरू हुआ है कनाडा के ओटावा शहर में। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो सैम पित्रोदा जी हैं। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार इसकी मनाने की घोषणा की गई है 25 मई को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस अब हर साल जो है 25 मई को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने करी है? तो यूएन महासभा के जो अध्यक्ष हैं, यूएन महासभा के अध्यक्ष जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। डेनिस फ्रांसिस जो है 78वें सत्र के यूएन महासभा के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने ही घोषणा करी है कि 25 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। 25 मई को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 मई 1924 को फुटबॉल का अब की बार 2024 में जो है 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए जो है 25 मई को खेल शुरू हुआ था। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो है फीफा के अंतर्गत जो खेला जाता है, पेरिस ओलंपिक जो अब की बार होगा 2024 में, तो पेरिस में ही पहली बार खेला गया था फुटबॉल। पहली बार कब खेला गया था? तो पेरिस ओलंपिक में खेला गया था 25 मई 1924 को। और फिर जो है 25 मई 2024 को फिर जो है कहाँ खेला जा रहा है? तो यह भी खेला जा रहा है पेरिस ओलंपिक में। तो इस हिसाब से जो है 100 साल पूरे हो गए हैं 25 मई को। तो इसी याद में जो है 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब की बार याद रखेंगे 2024 का पेरिस ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 25 मई को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो फीफा है, जिसकी स्थापना हुई थी 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इन्फेंटिनो जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है इन्फेंटिनो साहब को। और यह अवार्ड किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यूएई सरकार के द्वारा दिया जाता है। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इन्फेंटिनो को दिया गया है यूएई के द्वारा। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पावड़िया जी को चुना है। हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है? तो सी डोम रक्षा प्रणाली ये कहाँ तैनात किया है? समुद्र में तैनात किया है। जबकि स्थल पर अगर बात करें, स्थल पर कौन सी वायु रक्षा प्रणाली स्थापित की गई है? तो आयरन डोम स्थापित की गई है। तो ये दोनों रक्षा प्रणाली किस देश की हैं? तो यह इजराइल का है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया गया है। 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है लद्दाख में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त सीमा शुल्क समूह की 5वीं बैठक यह इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है। और इसका बैठक कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में हुआ है। यह बैठक क्यों हुआ है? क्योंकि भारत और भूटान के बीच सीमा प्रबंधन अच्छी तरह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए और भूटान और इंडिया के बीच जो है नए व्यापारिक मार्ग भी स्थापित हो सके। तो इसी के लिए संयुक्त सीमा शुल्क समूह की 5वीं बैठक कहाँ हुई है? लेह लद्दाख में हुई है। ठीक है, तो ये 5वीं बैठक हुई है, कहाँ हुई है? लेह लद्दाख में हुई है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाता हूँ। ये थोड़ा मैं आपको बता दूँगा। ये जम्मू कश्मीर का भाग है, ठीक है, और ये आपका हो जाता है सिक्किम का भाग, और फिर इसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश का जो नीचे तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है नेपाल और इधर हो जाता है कौन सा देश? यहाँ पे हो जाता है भूटान। तो भूटान से सीमा बनाने वाला पहले स्थान पे ये आपका हो जाएगा सिक्किम। फिर यहाँ से जो है शेयर करता है बाउंड्री
पश्चिम बंगाल, और इसके जस्ट ऊपर शेयर करता है असम, और ये पूरा शेयर करता है कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो है भूटान से सीमा बनाते हैं। यूपीआई के समान पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता एनपीसीआई ने किस देश के साथ किया है, तो नामीबिया के साथ किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है। भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। और भारत में जो है पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था, तो 2023 में लॉन्च किया था हिताची ने। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है, तो लिंडी कैमरून किस देश की उच्चायुक्त हैं, तो यह यूके यानी ब्रिटेन की हैं, और इन्हें भारत की पहली बार महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी, तो डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में पारंपरिक उत्सव फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पुथंडू का आयोजन किया जाता है तमिलनाडु में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट पहल की सर्वोच्च कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपी ग्राम्स यानी CPGRAMS को भारत सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा, राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा। इसके बारे में अध्ययन करें तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने अभी स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को मान्यता दी है। इसमें जो है कितने पहल को मान्यता दी गई है, तो 3 पहल को मान्यता दी गई है स्मार्ट सरकार के जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें जो है किसने दिया है, तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ने दिया है। इसमें जो है 3 परियोजनाओं को सर्वोत्तम कार्य प्रणाली में मान्यता दी गई है। इसमें भारत की एक परियोजना है, केन्या की है और नामीबिया की है। तो इंडिया के प्रोग्राम्स जो है इसे याद रखना है, बाकी केन्या और नामीबिया का नाम याद रखना है। तो भारत का कौन सा प्रोग्राम है, CP ग्राम्स है। ठीक है, इसके बारे में अगर CP ग्राम्स का फुल फॉर्म देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CP ग्राम्स का जो है फुल फॉर्म हो जाता है, 1 सेकेंड यहाँ पे है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा, राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणाली की मान्यता दी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, CP ग्राम्स का कार्य क्या है, इस पहल का कार्य क्या है, तो जनता की जो भी शिकायत होती है उसका समाधान करना, उनकी समस्याओं का समीक्षा करना, यह इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रमंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है किस घोषणा पत्र से होती है, तो राष्ट्रमंडल की घोषणा होती है बेल्फोर घोषणा पत्र से। और कब होती है, तो 1949 में होता है, और भारत उसी टाइम 1949 में ही राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 56 देश शामिल हैं। यानी कि 56 देश में इंग्लैंड जो है शासन कर चुका था, तो जो भी इंग्लैंड के गुलाम बने थे, जो भी देश इंग्लैंड के गुलाम थे, वो सभी राष्ट्रमंडल के भाग हैं। ठीक है, या कह सकते हैं इसके सदस्य हैं। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, तो HDFC है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है, तो नाइफ बुक किसकी है, तो यह सलमान रुश्दी जी की है। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया है। हाल ही में सूर्य तिलक परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यह अयोध्या राम मंदिर में सूर्य तिलक परियोजना शुरू की गई थी। अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है। सूर्य तिलक की परियोजना कब शुरू की गई थी, तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जो कि 22 जनवरी को हुआ था PM मोदी जी के द्वारा। हाल में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा करी है, तो इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की गई है इंडिया और USA के द्वारा। हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। बहुसंख्यक, जैसे जिस देश में बहुसंख्यक होते हैं, जैसे हमारे भारत में बहुसंख्यक हैं हिंदू धर्म, ठीक है, कौन है तो हिंदू धर्म में पाकिस्तान में कौन है तो मुस्लिम लोग हैं। इसके बाद म्यांमार में भी मुस्लिम है, और नेपाल में बात करें तो हिंदू हैं, ठीक है, नेपाल में भी हिंदू हैं। तो यही सब जो है बहुसंख्यक होते हैं जिन्हें मेजॉरिटी कहते हैं। तो इस जो है मेजॉरिटी वर्ग में सबसे कम जो है गिरावट, मतलब सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखी गई है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है म्यांमार में, ठीक है। तो एशिया में, दक्षिण एशिया में म्यांमार में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक की जो है गिरावट देखी गई है। उसके बाद कहाँ देखी गई है तो भारत में देखी गई है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं विस्तृत। तो सही साउथ एशिया में बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी जो जनसंख्या है इसमें गिरावट देखी गई है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखी गई है म्यांमार में, यानी म्यांमार में जो मुस्लिम वर्ग है इनमें जो है ज़्यादा जनसंख्या की गिरावट देखी गई है। अपने भारत में जो हिंदू वर्ग है इनमें जो है काफ़ी गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट जिस देश में जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है वही जो है वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में गिरावट कहाँ हुई है म्यांमार में, इसके बाद भारत में हुई है। अगर बात करें भारत में जो है 1950 में जो है हिंदू आबादी कितनी प्रतिशत थी, तो वो 84.68% था, ठीक है, यानी 84.68% था। जबकि 2015 में यह हिंदू आबादी घटकर कितना हो गया है तो 78.06% हो गया है। वहीं अगर बात करें कि मुस्लिम आबादी की भारत में, तो 1950 में मुस्लिम आबादी कितनी थी, तो मुस्लिम आबादी थी 9.84%, जबकि 2015 में कितना बढ़ के हो गया है तो 14.09% हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो मेजॉरिटी थी हिंदुओं की वो घट गई है, जबकि जो मुस्लिम आबादी थी जो 1950 में इनकी जनसंख्या कम थी तो यह 2015 में बढ़ गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुसंख्यक सबसे ज़्यादा कहाँ पे गिरावट देखी गई है जनसंख्या की, म्यांमार में, और दूसरे नंबर पर कहाँ देखी गई है तो भारत में देखी गई है। हैशटैग प्ले स्टोर अभियान किसने शुरू किया है तो नाडा ने शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है हैशटैग प्ले स्टोर शुरू किया गया है। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान शुरू किया गया है, यानी खेलों में नशे का प्रयोग ना किया जाए उसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। पंडित लक्ष्मू महाराज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है तो सायरा बानो को दिया गया है, और इनके साथ साथ हेमा मालिनी जी को भी दिया गया है। हाल में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है, धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में कितनी वर्षा के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है तो मैंने पहले भी बता दिया, दुबई में, यानी कि यूएई में देखा गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो यह मिला है अमिताभ बच्चन जी को। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है तो यह फिलीपींस को की है। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि श्रीलंका टीम का स्पॉन्सर कौन बना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमूल। ऑप्शन सी अमूल बना है, और इसके साथ बताना है कि अमूल जो है और किस टीम का स्पॉन्सर बना है। तो सबसे पहले देखते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन कहाँ पे होगा यानी होस्ट कहाँ पे होगा तो यह यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। इस बार इसका 9वां क्रम है, और पहली बार कब खेला गया था तो 2007 में खेला गया था। इसमें फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में यह फाइनल मुकाबला 2007 में खेला गया था, जिसमें इंडिया जीत जाता है और साउथ अफ्रीका हार जाता है, ठीक है। तो इस बार कौन सा क्रम है 9वां क्रम है। कहाँ आयोजन किया जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजन किया जाएगा। और इसमें टोटल कुल कितनी टीम भाग लेंगी तो 20 टीम भाग लेंगी, और इसमें जो है श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पॉन्सर कौन बना है तो अमूल बना है। आपको बताना है कि अमूल जो है और किस क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है तो T20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक प्रायोजक श्रीलंका टीम का कौन बना है अमूल बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कब से शुरू हो जाएगा तो यह 8 जून से खुद शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि अमूल T20 विश्व कप में जो है 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है तो यह यूएसए और साउथ अफ्रीका का बना है। तो 3 देशों का बन गया है, एक तो श्रीलंका का याद रखेंगे, ठीक है, श्रीलंका का, और इसके बाद जो है यूएसए और साउथ अफ्रीका। तो इन 3 क्रिकेट टीमों का स्पॉन्सर कौन बना है अमूल बना है, जो कि भारत का एक ब्रांड है, दूध ब्रांड है। स्कॉटलैंड आयरलैंड का स्पॉन्सर कौन बना है तो यह बना है नंदिनी ब्रांड, और यह कहाँ का है तो यह कर्नाटक का ब्रांड है। भारत के अभय शर्मा को किस देश के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है तो भारत के अभय शर्मा बने हैं युगांडा टीम के क्रिकेट का कोच। भारत क्रिकेट टीम के कोच कौन है तो राहुल द्रविड़ हैं।
अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह, उसैन बोल्ट और क्रिस गेल हैं। अभी हाल ही में जो है दिल्ली मुंबई रूट पर पहली एयरलाइंस शुरू किया गया है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है एयरबस A350-900। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसका है, तो यह शेन वाटसन का है और ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। अभी फिलहाल ये संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो राजीव गौबा जी के समिति की सिफारिश पर किया है। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है, तो यह दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, वाराणसी के हैं। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है, 22 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम रखी गई है ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं, तो D गुकेश बने हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन C सही हो जाएगा। माता तीर्थ औंसी उत्सव यह कहाँ पर मनाया जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो नेपाल में किया जाता है। माता तीर्थ औंसी उत्सव का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है माताओं का सम्मान करना है, यानी कि जो बच्चे, जो बेटे या फिर कहे तो उनके पति और मतलब जैसे कि वाइफ की पति, तो वो भी जो है जैसे बाहर काम करने जाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा तो अपने भारत में है या फिर विदेशों में चले जाते हैं नेपाल के जो लोग, तो अपनी माताओं को देखने के लिए साल में एक बार जरूर आते हैं। और उसी दिन जो है क्या मनाया जाता है, तो हर साल जो है मनाया जाता है माता तीर्थ औंसी उत्सव। यह कब मनाया जाता है, तो बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है नेपाल के जितने भी लोग बाहर होते हैं तो वो अपनी माताओं को सम्मान देने के लिए नेपाल में वापस आते हैं। तो माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किस बैंक ने जारी की है, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जारी किया गया है RBI के द्वारा और इस पर ब्याज दर कितना है, तो 8% का ब्याज है। बैच ओपन स्क्वैश विजेता कौन है, तो V सेंथिल कुमार है और इनका संबंध किससे है, स्क्वैश के ये प्लेयर हैं। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से महिला में सम्मानित किया गया है एटाना बोनामाटी को। अगर बात करें पुरुष में किसे सम्मानित किया गया है, तो नोवाक जोकोविच को। ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं। हाल में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यह बेंगलुरु में प्रारंभ हुई है। लास्ट हमारा है, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार किया ग्रहण। ठीक है, तो इनमें से आप सभी को बताना है कि संजय भल्ला कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजय भल्ला जी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन उसमें उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर किए करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत।